नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सिंह। सिवली कॉलेज की जांच में आज एक नया अपडेट ये आया है कि जो जांच कमेटी बनी थी मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा, जो बनाया गया था, कमिश्नर और कमिश्नर ने, डीएम और डीएम ने जो 3 सदस्यीय टीम बनाई थी, उस टीम ने एक रिमाइंडर भेजा था तहसीलदार सदर को कि हमने जो सूची आपको भेजी थी 52 लोगों की जो नियुक्तियां सिवली कॉलेज ने की है, तो उनका प्रबंध समिति और सोसाइटी से क्या रिश्ते हैं, ये परखने के लिए, जांचने के लिए हमने भेजा था और अब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आई, तो रिमाइंडर भेजा था। आज उसमें डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो नायब तहसीलदार सिटी हैं सुशील कुमार, वो स्वतः जो है सिवली कॉलेज गए और लोगों से बयान लिया, और ख़ास तौर पे जो जिनकी नियुक्ति हुई है, जो सहायक प्रोफेसर पर जो उनकी नियुक्ति की गई है, उनसे बयान लिया। और लेने के बाद जो क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक हैं अनिल राय, और ये दोनों राजस्व की जो टीम है, ये मिलकर बयान लिया और एक रिपोर्ट तैयार करके संभवतः 1 से 2 दिन में ये रिपोर्ट जो है वो चली जाएगी। तो ये डेवलपमेंट हुआ है कि आज उसमें थोड़ी सी तेजी आ गई और आज जो रिपोर्ट है वो बनने की दिशा में, मतलब कि अब रिपोर्ट जल्दी से जल्दी जो जांच समिति है उसके समक्ष जो है भेज दी जाएगी कि कौन कौन से ऐसे रिश्ते हैं जो प्रबंध समिति के सदस्यों से जुड़े हुए हैं, जिनकी नियुक्तियां हुई हैं, जो भाई भतीजावाद का जो आरोप लगा था, कौन सोसाइटी के लोग हैं, उनके रिश्ते क्या हैं जिनकी नियुक्तियां हुई हैं, जिसमें खास तौर पर जो शौकत अली साहब हैं, जो आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन हैं, उनके लड़के मुकर्रम की नियुक्ति फारसी विषय में हुई है, तो वो स्वतः बिल्कुल प्रमाणित सा होता दिख रहा है। और प्रिंसिपल से भी बात मुझे लगता है कि ये नायब तहसीलदार ने और क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक ने किया, तो उसमें भी ये एक्सेप्टेंस आया और वो स्वीकार करना ही था कि नहीं, हमारे भाई मोहम्मद काशिफ की नियुक्ति वनस्पति विज्ञान में और बहनोई अशरफ की नियुक्ति भूगोल विभाग में हुई है, जिसको स्वीकार किए। तो ये लग रहा है कि ये 3-4 तो ये बिल्कुल स्वतः स्पष्ट हो जा रहा है। साथ में जो शिकायतकर्ताओं का जो आरोप था कि जो वो चेयरमैन है इस मैनेजमेंट कमेटी के अवसाद शमसी, तो उनकी चचेरी कोई बहन है, उनकी लड़की के यानी उनकी भांजी का हुआ है, ऐसा आरोप लगाया गया था। और साथ में उनके किसी ससुराली पक्ष का लगाया गया था। फिर उनके जो पत्नी है, पत्नी के किसी कह सकते हैं मौसेरे भाई की नियुक्ति हुई है, ये भी आरोप लगाया गया था। और साथ में जो मैनेजर है अतहर रशीद साहब के परिवार, उनके रिश्तेदारों का, उनके परिवारजनों का भी नियुक्ति हुआ, ऐसा आरोप लगाया गया था। तो उसमें भी मुझे लगता है 6-7 की संख्या में ऐसी नियुक्तियां हैं जो बिल्कुल रिश्तेदारियों में पड़ती हैं, ऐसा आरोप शिकायतकर्ताओं ने लगाया था और उसके साक्ष्य भी उन्होंने दिए थे। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये सारी जांच के दरमियान ये सारे बिंदु जब आते हैं तो ये मतलब रिलेशन में आ जाएंगे, ये ब्लड रिलेशन में आ जाएंगे, निकट संबंधी में आ जाएंगे। और जो एक आरोप शिकायतकर्ताओं के द्वारा लगाया गया था कि भाई भतीजावाद हुआ है, यह एक तरह से बिल्कुल अगर सिद्ध होता है तो ये प्रमाणित हो जाएगा कि भाई भतीजावाद इन नियुक्तियों में किया गया है, जैसा कि आरोप लगाया गया है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। और एक खास बात जो जिसके लिए वीडियो मुझे बनानी पड़ी कि अभी एक सुनने में आया है कि जो ये सहायक प्रोफेसर की नियुक्तियां चल रही हैं या हुई हैं, जो 52 और 55 की अनुज्ञा ली गई, 3 और अभी होनी बाकी हैं, तो ये तो चली रही हैं। साथ में जो वर्तमान मैनेजमेंट कमेटी है और जो प्राचार्य हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं और जिस आरोप की जांच भी चल रही है अलग अलग कमेटी के द्वारा, और खास तौर पे जो धारा 68 में जो राजभवन से सुनवाई चल रही है प्राचार्य के खिलाफ, वो भी आखिरी दौर में पहुंच गया है। इसी जनवरी में मुझे लगता है उस पर फैसला आ जाएगा कि ये प्राचार्य महोदय के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या कार्रवाई नहीं होती है। तो ये मुझे लगता है कि निर्णायक स्थिति में पहुंचने की स्थिति में ये पूरी जांच प्रक्रिया आ गई है। इसी दरमियान एक सुनने में आया है, बिल्कुल चर्चाओं का बाजार गर्म है, कि जो तृतीय श्रेणी की यानी जो क्लास सी की जो वैकेंसीज हैं, जैसे बाबू की हो गई, लिपिक की वैकेंसी हो गई और ये प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति हो गई,
तो जो ग्रुप बी और सी की जो नियुक्तियां हो गई हैं, वो होने वाली हैं, जो शिक्षणेतर कर्मचारियों की नियुक्तियां होनी है, उनके लिए भी अनुज्ञा की मांग की गई थी प्रबंधक और प्राचार्य के द्वारा। यानी उनका ये उद्देश्य था कि इन नियुक्तियों को भी भर डाला जाए। यानी जो बाबू या लिपिकों की नियुक्ति करनी थी, जो प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति करनी थी, उनके लिए भी उन पदों को, जो 20 साल से पद खाली थे, उनको पुनर्जीवित करते हुए उनकी अनुज्ञा की मांग की गई थी। मुझे लगता है कि कोई जून महीने में 25 जून के आसपास एक लेटर जो है प्रबंधक और प्राचार्य की तरफ से जो है उच्च शिक्षा निदेशक ब्रह्मदेव जी के पास गया था कि हमें इन पदों को पुनर्जीवित करते हुए इसकी भर्ती के लिए अनुज्ञा या अनुमति प्रदान करें। तो वहां से मुझे लगता है कि जब जून में गई तो ये अक्टूबर में एक लेटर जो है वो आता है पुनः प्राचार्य और प्रबंधक के पास कि जो आप अनुज्ञा मांग रहे हो वो 1998 से लेके लगातार, ये 1998 से लेकर 2018 तक के पद हैं जो खाली हैं। यानी इन 20 सालों में जिनकी नियुक्ति नहीं हुई है, उसमें से कुछ कालखंड के लिए मान लीजिए सरकार ने रोक लगाई थी, लेकिन बाकी कालखंडों में, यानी 2012 से पहले की क्या स्थिति थी और 2012 के बाद की क्या स्थिति है, वो उन पे भी उन्होंने मांगा कि आखिर इनमें नियुक्तियां क्यों नहीं की गई। तो ये सारे मुझे जो इस तरह से जो आपत्तियां लगाई गई थी निदेशक के द्वारा, ब्रह्मदेव जी के द्वारा, हो सकता है कि उन्होंने निस्तारण करके पुनः जो भेजा हो। और संभव है कि जब 55 नियुक्तियों के लिए सहायक प्रोफेसर के लिए जब अनुज्ञा मिल गई, जिसमें फारसी जैसे विषय के लिए भी अनुज्ञा मिल गई, जिसमें वर्षों से बच्चे नहीं थे ऐसा आरोप लगाया गया था, तो इसमें भी अनुज्ञा ब्रह्मदेव जी की कृपा से मिल भी सकती है और मिल भी गई होंगी। तो ये सुनने में आ रहा है कि जो प्रबंध समिति है बहुत सारे लोगों के पास संपर्क कर रही है, खासतौर पे जो अब चुनावी माहौल मुझे लगता है कि होने जा रहा है, और जो मैनेजमेंट कमेटी है, जो सोसाइटी है, उसको फरवरी मार्च में बिल्कुल चुनाव में जाना है। यानी चुनाव से पहले उसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो वो अपने पाले में बहुत सारे सदस्यों को करने के लिए, अपने वोटर्स को मजबूत करने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए बहुत सारे प्रलोभन भी दिए जाते हैं। ये प्रक्रिया है तो वो दिए जा रहे हैं वर्तमान मैनेजमेंट के द्वारा कि हम आपके बेटे को बाबू में कर देंगे, हम आपके रिश्तेदार को इसमें कर देंगे, हम तृतीय श्रेणी में हम कर देंगे, प्रयोगशाला सहायक में कर देंगे। इस तरह के प्रलोभन दिए जाने का मतलब सूचना मिल रही है, ऐसा शिकायतें प्राप्त हो रही है जगह जगह से कि ये और ये कहा जा रहा है कि हम आपको सदस्य बना देंगे। तो ये जो सदस्यों की संख्या है, जो जिसपे लेकर अभी एजेंडा भी सिविल कॉलेज का आया हुआ है कि उस पर भी बैठक 10 तारीख को होने जा रही है कि जो सदस्यगण है उनको बढ़ाया जा सकता है या नहीं बढ़ाया जा सकता, उसको लेकर अभी उस पर प्रस्ताव पारित होना है। मुझे लगता है उस पर लेकर बैठक होने जा रही है। तो उस एजेंडे पर भी बात हो रही है कि क्या जो सदस्यगण है इनको बढ़ाया जा सकता है, तो क्या हाउस में इनकी संख्या कितनी है, इसको पास करा पाएंगे नहीं पास करा पाएंगे। अभी आज मतलब आज के डेट में एक जो एजेंडा था वो धराशायी हो गया। इसके पहले भी एजेंडा जो था एक अध्यापक के खिलाफ इन्होंने एजेंडा ले आया था कार्रवाई करने के लिए, वो भी धराशायी हो गया। तो अब फ्लोर पे क्या स्थिति बनती है वो ये 10 तारीख को मालूम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से सोसाइटी में जो पक्ष विपक्ष है या मैनेजमेंट में जो पक्ष विपक्ष है, वो दोनों तरफ से बिल्कुल रस्साकसी चल रही है। अपनी तरफ लोगों को खींचने का प्रयास चल रहा है कि हमारे पक्ष में लोग आवें। तो ये सदस्य बनाने की भी एक तरह से कह सकते हैं कि पहल चल रही है, और उसके लिए ये सोसाइटी और ये प्रबंध समिति की जो बैठक होने वाली है, उस प्रबंध समिति की बैठक या सोसाइटी की जो बैठक होगी उसमें तय किया जाएगा कि ये सदस्य जो सामान्य सदस्य हैं उनको बढ़ाया जा सकता है कि नहीं। तो ये मुझे लगता है कि ये इसलिए किया जा रहा है कि हमारे सदस्य संख्या हम बढ़ा लेंगे तो अगले चुनाव में जब हम जाएंगे तो वो सदस्यों को जिनको हम बढ़ाएंगे उनसे हम अपने पक्ष में मतदान करा लेंगे और फिर एक बार हम जीत जाएंगे। तो ये वर्तमान प्रबंध समिति ऐसा करना चाहती है और इस तरीके का वो प्रयास भी कर रही है। तो ये सारी चीजें हैं। तो समस्या है कि अब जो अनुज्ञा मिल गई है, अगर ऐसा है जिसका प्रयास किया इन्होंने, अगर अनुज्ञा मिल गई है और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की यानी क्लास 3 के कर्मचारियों की भर्ती करने का अनुमति मिल गई है, तो क्या वर्तमान मैनेजमेंट जो विवादित मैनेजमेंट है, जो विवादित प्राचार्य हैं, जो 52 के करीब नियुक्तियां कर ली हैं, जिनकी जांच चल रही है ऑलरेडी, जिसपे बहुत सारे आरोप लगे हैं, क्या यही मैनेजमेंट ये
क्लास 3 की नियुक्तियां भी कर पाएगा, इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो उसमें सबसे बड़ी बात है, ये जानने वाली बात है कि जो यूपी सरकार है उसने स्पष्ट रूप से मतलब ये बनाया है कानून की, जो इस तरह की क्लास सी की और क्लास बी की जो नियुक्तियां हैं, क्लास डी की जो नियुक्तियां हैं, क्लास सी की जो नियुक्तियां हैं, उनके लिए एक पेट की परीक्षा उन्होंने बनाया है, जिसको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराया जाता है। वो हर साल कराया जाता है, इसकी मियाद 1 साल होता है। यानी अगर आप पेट की परीक्षा पास करते हैं तो आपको 1 साल तक वो बिल्कुल वो प्रमाण पत्र का महत्व है। उस 1 साल में अगर आवेदन करते हैं और आपको जॉब मिल जाती है तो उसका महत्व है, और 1 साल बाद वो खत्म हो जाएगा, यानी फिर से एक बार आपको पास करने पड़ेगा। पेट मतलब होता है प्रारंभिक पात्रता परीक्षा, यानी किसी भी ग्रुप डी या सी की नौकरी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में विभिन्न विभागों में, खासतौर पर शिक्षा विभाग हो या कोई भी विभाग हो, वह नौकरी प्राप्त करने के लिए आपको सीधे बाबू के पद पर कोई नहीं रख सकता। इसके लिए आपको पेट की परीक्षा बिल्कुल पास करनी होगी। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, जिसकी ऑफिस पिकअप भवन गोमती नगर लखनऊ है, यह हर साल कराती है। तो ये कोई अगर गफलत में कोई डालने का प्रयास कर रहा है किसी व्यक्ति को, किसी सदस्य को, या कि हम आपको बाबू में रख देंगे, हम आपको सहायक प्रयोगशाला में रख देंगे, तो इसके लिए जानना चाहिए कि उसके लिए निर्धारित योग्यता है, उसके लिए निर्धारित परीक्षा है, इसके लिए निर्धारित नियम कानून है, उसके लिए मानक है। ये बिल्कुल खाला का घर नहीं है कि जो चाहे उसको किसी को रख दे, किसी को निकाल दे, ऐसा नहीं है। इसके लिए नियम कानून है। उस नियम कानून के दायरे में यदि आप आते हैं, उस योग्यता को अगर फॉलो करते आप हैं, तब आप उस परीक्षा में पास करने के बाद, यानी पेट परीक्षा पास करने के बाद आपने पेट किया है, तब आप बाबू के रूप में चयनित हो सकते हैं। तब आप प्रयोगशाला सहायक के रूप में, यानी जो दक्षता है उसकी प्रारंभिक परीक्षा जो है, जो पेट की है, जिसका फुल फॉर्म यही है कि प्रारंभिक पात्रता परीक्षा। तो प्रारंभिक पात्रता परीक्षा को जब आप पास कर पाएंगे, यानी पेट को आप पास कर पाएंगे, जो इसकी मियाद सिर्फ 1 साल तक होती है, उस मियाद के भीतर अगर आपको नौकरी मिलती है, बाबू के रूप में फॉर्म भरते हैं, बाबू के लिए फॉर्म भरते हैं, लिपिक के लिए फॉर्म भरते हैं, या ग्रुप डी या ग्रुप सी के लिए, तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी के लिए कोई भी फॉर्म भरते हैं, तो आप ये मान चलिए कि उसमें अगर आप सफल होते हैं तो ही आप परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। और कोई ये कह देंगे, कोई मैनेजमेंट कमेटी का सदस्य या चेयरमैन या कोई भी व्यक्ति बरगलाने की कोशिश करे किसी को भी कि नहीं हम आप हमारे साथ आ जाइए और हम आपको बाबू में रखवा देंगे, आपके लड़के को बाबू में रखवा देंगे, हम किसी कैंडिडेट को रखवा देंगे, तो यह बरगलाने जैसी बात होगी। अगर इस तरह की बातें हैं, इसमें कहीं भी कोई सच्चाई है, तो ये जानना चाहिए कि कोई व्यक्ति ऐसे किसी को नहीं रखवा सकता है। इसके लिए बाकायदा नियम कानून बना है, और इस नियम कानून के तहत जो आएगा उसी की नियुक्ति होगी। अगर आप में वो क्षमता है, आप पेट परीक्षा पास कर सकते हैं या पास किए हैं, तो ही आप उसमें आवेदन कर सकते हैं, तो ही आपका इसमें हो सकता है। अब कोई ये कहे कि नहीं हम बिल्कुल आपको रखवा देंगे, इस बिना पर हमारे साथ आ जाए, तो यह एक प्रलोभन है, एक झूठा या मिथ्या प्रलोभन है। तो इसको आपको जानना चाहिए कि जो नियम है, कानून है, वो सबके लिए है। वो राज्य सरकार का जो नियम कानून है वो सब पे लागू होता है, चाहे वो अल्पसंख्यक संस्था हो चाहे सामान्य संस्था हो, क्योंकि अल्पसंख्यक संस्था को भी ग्रांट सरकार ही देती है। तो अल्पसंख्यक संस्था के ऊपर भी राज्य सरकार के नियम कानून लागू होते हैं। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये पेट परीक्षा बनाई गई है ग्रुप सी और डी में, कि इस प्रारंभिक परीक्षा को जब आप पास कर लेते हैं तो ही आप जो है ग्रुप सी या ग्रुप डी के किसी भी भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई कहे कि हम आपको ऐसे रख देंगे, तो ये गलतफहमी वाली बात है या बरगलाने वाली बात है। तो मित्रों, ये जानना बेहद जरूरी है कि अगर कोई ये कह कर कि नहीं हम आपको बाबू में, हम आपको इस पद के लिए हम रख देंगे, आप हमारे साथ आ जाइए या हम किसी और के साथ आ जाइए, कोई पक्ष अगर ऐसा करता है तो यह बिल्कुल कह सकते हैं कि यह एक तरह से ये मिथ्या कह सकते हैं कि ये प्रयास है और किसी को बरगलाने का प्रयास है। राज्य सरकार के जो नियम है, कानून है, वो बिल्कुल लागू होते हैं, और उसी नियम कानून के तहत जो ये भर्तियां हुई हैं, 55 अनुज्ञा जो मिली है सहायक प्रोफेसरों की, जिसमें से 52 की भर्ती हो गई, तो ये जो रुका है तो राज्य सरकार के द्वारा ही रुका है। अगर इनको या धारा 68 में जो कार्रवाई जो प्राचार्य के खिलाफ चल रही है, जिसपे निर्णय बिल्कुल आने की स्थिति में है, तो वो भी नियम कानून के तहत हो रहा है। ये भी राज्य सरकार या कह सकते हैं राजभवन का नियम है।
तो ये सारे नियम लागू हो रहे हैं और उस नियम से बियॉन्ड, उसके बाहर जाके कोई व्यक्ति अगर ये बरगलाने की कोशिश करता है तो वो उसकी अपनी बात है। तो ये जानना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति या कोई व्यवस्था या कोई सिस्टम ये कहता है कि हम आपको ये कर देंगे, ये प्रलोभन देता है, तो यह बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि कपोल कल्पित ये कल्पना है कि आप ऐसा कर पाएंगे। क्योंकि अभी तक आपने जो कुछ किया वो एक अलग विषय है, लेकिन अब जो है वो नियम कानून के दायरे में आने पर ही आपकी नियुक्ति हो सकती है। नियम कानून के दायरे में आने के बाद ही जब आप उसको अगर उस पूर्णता को प्राप्त करते हैं, जब आप उसको बिल्कुल जो मानक है उसको पूरा करते हैं, तभी उसका लाभ आप पा सकते हैं, तभी आपकी नियुक्ति हो सकती है। तो ये जो शिक्षणेतर कर्मचारियों की नियुक्ति वाली बात है कि इसको नियुक्त किया जाए और इसमें जो बाबुओं की नियुक्ति किया जाए, तो ये कह सकते हैं कि जब तक ये जो वर्तमान में जो जांच चल रही है, इस जांच का जब तक निर्णय नहीं आ जाता है, तब तक अगर ये नियुक्ति होती तो माना जाएगा कि आखिर एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा है एक भर्ती प्रक्रिया पर, उसका निर्णय नहीं अगर आया है अभी तक, तो तब तक दूसरे को कैसे किया जा सकता है। तो ये मुझे लगता है कि ऐसा अगर होता है तो ये राज्य सरकार पर, ये प्रशासनिक व्यवस्था पर, उच्च शिक्षा विभाग पर और राजभवन पर सीधा से सीधा एक मतलब कह सकते हैं कि आरोप लगेगा कि ऐसा कैसे होने पाया। खासतौर पर जो शिकायत करता है राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर, वो स्वयं इस बात को लेकर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं, राजभवन का करा रहे हैं, उस शिक्षा निदेशक का करा रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अभी एक नियुक्ति प्रक्रिया जो चल रही है उसकी जांच चल रही है। उस जांच में अगर साफ पाक आ जाते हैं, निर्णय आ जाता, उसके बाद ही आप कोई अलग नियुक्ति प्रक्रिया किसी और ग्रुप का आप कर सकते हैं। ऐसी शिकायत वो शशांक शेखर ने किया है और मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में ये बातें आपको जाननी चाहिए, बेहद जानना जरूरी है कि कोई प्रलोभन देता है कि हम आपको बाबू बनवा देंगे, कोई प्रलोभन देता है कि हम आपको ये करवा देंगे, तो यह मिथ्या प्रलोभन है। इस प्रलोभन में न आवे, नियम कानून को जानिए, पढ़ने की कोशिश करिए। आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं तो आपको जानना बेहद जरूरी है कि नियम कानून के दायरे में आप आते हैं तो स्वतः आपकी नियुक्ति हो सकती है। किसी प्रलोभन के तहत अगर कोई आपको इस तरह से बरगलाने की कोशिश करता है तो वह सिर्फ दीवा स्वप्न है, आपको बरगला रहा है। आप जानिए कि नियुक्ति प्रक्रिया जो भी होती है वह नियम संगत होती है। नियम के खिलाफ जाने पर आज वही स्थिति हो सकती है जो होगी, जो आज हुई है। तो दोस्तों, इन बातों को बिल्कुल ध्यान दीजिए और लोगों को बताइए कि कोई ऐसा मतलब अपने से नियम कानून बना के नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो गलत है और ऐसे गलत कामों का कहीं भी कोई आधार नहीं होता है। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमें लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें, हमें शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं शार्प रिपोर्टर।